हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, भारत के भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए यह हमारा तीसरा चैप्टर, जिस चैप्टर के तहत हम भारत की नदी तंत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। और भारत की नदी तंत्रों का अध्ययन करते समय सबसे पहले जो हम परिचय इसका बताए थे और वर्गीकरण बताए थे, उस वर्गीकरण में हमने आपको यह बताया कि भारतीय नदियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। पहला उत्पत्ति के आधार पे और दूसरा संगम के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे हिमालयी नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, और संगम के आधार पे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। लेकिन हम पढ़ जो रहे हैं, उसके पढ़ने का जो क्रम चल रहा है वो उत्पत्ति के आधार पे चल रहा है। और उत्पत्ति के आधार पे हमने सबसे पहले गंगा नदी तंत्र, फिर सिंधु नदी तंत्र, और फिर कल वाली क्लास में या पिछली क्लास में हमने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का अध्ययन किया। अर्थात हिमालय की जो नदियां हैं या हिमालय से जिन नदियों की उत्पत्ति हुई है, उन नदियों का हमने अध्ययन कर लिया है। तो अब अगला हिस्सा जो बच रहा है उसका नाम है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। और जब प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का हम अध्ययन करेंगे तो इन नदियों को भी दो भागों में बांटा जाएगा। और जिन दो भागों में बांटा जाएगा उसमें पहली नदियाँ होंगी वे जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और दूसरी नदियाँ होंगी वे जो अरब सागर में गिरने का काम करती हैं। लेकिन आज की जो हमारी क्लास होगी वो पूरी तरह से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का ही हम अध्ययन करेंगे। अरब सागर में गिरने वाली नदियों का अध्ययन कल की क्लास में की जाएगी। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, पुरानी क्लास का रिवीजन करेंगे। और पुरानी क्लास में रिवीजन के तौर पे हमने देखा कि ब्रह्मपुत्र नदी का अध्ययन किए। और जो ब्रह्मपुत्र नदी का अध्ययन किए तो ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, ठीक है, कहाँ से भारत में प्रवेश कर रही है, उसको अनेक स्थानों पे अनेक नामों से, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उनके नामों से पूछे जाते हैं। और जब उनके नामों से पूछे जाते हैं तो उसका नाम क्या क्या था, यार्लुंग जंगपु, उसके बाद सांगपो या सापो, उसके बाद दिहांग, दिहांग के बाद ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र के बाद कौन सा एक और नाम था कुल्लुम्बुथुर, जो बोडो जनजाति के लोग कह रहे थे। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो जमुना, जमुना के बाद पद्मा, और पद्मा के बाद मेघना, और मेघना के बाद वह बंगाल की खाड़ी में विलीन होने का काम करती है। इसके बाएं तट की सहायक नदियाँ और दाहिने तट की सहायक नदियाँ, और इसमें जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है उस द्वीप का भी अध्ययन हमने किया, ठीक है। तो ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र रहा। इसके बाद आज की जो हमारी क्लास होगी, इस क्लास में जो हम अध्ययन करेंगे वह करेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। और जब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की बात करेंगे, और वो भी कौन सी नदियाँ, जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, उन प्रायद्वीपीय नदियों की हम अध्ययन करेंगे जो कहाँ पे गिर रही हैं, बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि किन किन नदियों का अध्ययन करेंगे। तो एक नदी थोड़ी सी उसका हम चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत से भी एक महत्वपूर्ण नदी आकर के उसमें मिलती है, और उस नदी का नाम है हुगली, और हुगली की सहायक दामोदर। दामोदर का अध्ययन करना है, इसलिए हुगली का भी अध्ययन करेगा। उसके नीचे आते हैं, कभी कभी देखिए आपके एग्जामों में इन नदियों का क्रम पूछ देता है कि उत्तर से दक्षिण तथा या दक्षिण से उत्तर इनको क्रम में व्यवस्थित करें। तो इस क्रम को याद रखना बड़ी ज़रूरी होता है। तो सबसे उत्तर में देखते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी का क्या नाम होगा, हुगली। चूँकि हुगली की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, गंगा की वितरिका के रूप में, और गंगा की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, हिमालय से हो रही है। लेकिन हुगली की सहायक महत्वपूर्ण सहायक नदी है दामोदर, तो इसलिए इसका अध्ययन जरूरी है। हुगली के जस्ट नीचे आएंगे स्वर्ण रेखा नदी आएगी, और स्वर्ण रेखा नदी पे एक जलप्रपात पाया जाता है, जिस जलप्रपात का नाम क्या है, हुंडरू जलप्रपात है। उसके नीचे आते हैं तो कौन सी नदी आएगी, स्वर्ण रेखा के नीचे आती है बैतरणी नदी, और बैतरणी नदी के नीचे दक्षिण में कौन सी आती है, ब्राह्मणी, और ब्राह्मणी के और नीचे आते हैं तो महानदी, महानदी के नीचे आते हैं तो ऋषिकुलिया, और देखेंगे ऋषिकुलिया तथा महानदी के मध्य में भारत का सबसे बड़ा खारे जल का झील, जिसको चिल्का झील के नाम से जानते हैं, स्थित है। उसके जब नीचे आते हैं तो आपको महत्वपूर्ण नदी, दक्षिणी भारत की सबसे लंबाई के आधार पे इसे दक्षिणी भारत की गंगा कहते हैं, लेकिन जल के आधार पे इसे बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं। इसके जब नीचे चलते हैं तो गोदावरी के नीचे कौन सी आ जाएगी, कृष्णा आ जाएगी। कृष्णा के नीचे कौन सी आ जाएगी, पेन्नार, और पेन्नार के नीचे कौन सी आ जाएगी,
कावेरी नदी, और कावेरी नदी के नीचे वैगई, और वैगई के सबसे दक्षिण में कौन सी आती है, ताम्रपाणी नदी आती है। तो ये नदियाँ जो हैं कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में गिरने का काम करती हैं। दोस्तों जो आज का हमारा क्लास होगा, इस क्लास के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो ये नदियाँ तो मुख्य पढ़ेंगे ही, इन मुख्य नदियों की सहायक नदियाँ पढ़ेंगे। सहायक नदियाँ कौन बाएं तट से आ रही है, कौन दाहिने तट से आ रही है, इन नदियों का अध्ययन करेंगे। फिर एक चीज़ छूट जाएगा, बांध और जलप्रपात। तो बांध और जलप्रपात का चैप्टर मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि मैं अलग क्लास इनका लूँगा, बांध का अलग और जलप्रपात का अलग क्लास ली जाएगी, भारत की झीलों की भी क्लास अलग से ली जाएगी। ठीक है, तो अब हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, और जब टॉपिक को शुरू करते हैं तो इन महत्वपूर्ण नदियों को हम देखेंगे। और एक चीज़ मैं पहले बता दे रहा हूँ, जो महत्वपूर्ण नदियाँ होंगी उनका कलर एक कलर होगा, और जो सहायक नदियाँ होंगी उनको किसी अलग कलर से दर्शाने का काम किया जाएगा। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो हमारी जो महत्वपूर्ण नदी आ रही है उस महत्वपूर्ण नदी की बात करते हैं, और यहीं से यह क्या कर रही है, ऐसे आ तो रही है यहाँ, लेकिन यहीं से यह ऐसे इधर चली जाती है, इधर। इसका अध्ययन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, और यहीं से इसकी एक शाखा ऐसे निकलती है और बिल्कुल ऐसे प्रवाहित होते हुए आकर के यहाँ पे क्या करती है, अपना डेल्टा बनाने का काम करती है। ठीक है, तो इसी नदी को नाम दिया गया है कौन सी, हुगली नदी। इसका नाम लिखा जाता है हुगली नदी। मैं यहाँ पे लिखने का भी काम करता चलूँगा, साथ ही साथ आप भी यदि नोट्स बना रहे हो तो मेरे साथ लिखने का काम करिए। एक बार में लिख लीजिए, और फिर लिखने के बाद एक बार अपना नोट्स अपने सामने रखिए, और फिर वीडियो देखिए। आपको मैं गारंटी देता हूँ कि लगभग 70 से 80% आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इस नदी का नाम क्या है, यह नदी है आपकी हुगली नदी, हुगली। और हुगली क्या है, वितरिका है। किसकी वितरिका है, गंगा की वितरिका है। कहाँ से वितरिका के रूप में निकलती है, फरक्का बैराज से। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसकी जो सहायक महत्वपूर्ण सहायक नदी है उस सहायक नदी की हम बात करेंगे, और इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है उस सहायक नदी का नाम क्या है, दामोदर। ठीक है, यह नदी जो है आपकी दामोदर के नाम से जानी जाती है। और दामोदर नदी की यदि हम बात करते हैं तो यह दामोदर नदी, इसका नाम क्या हो जाएगा, दामोदर, दामोदर नदी। और दामोदर नदी की यदि हम बात करते हैं तो थोड़ी सी इसकी विशेषताओं को, सारी सूचनाओं को हम अंकित कर नहीं सकते, इतना जगह नहीं होता है, और मिटा भी नहीं सकता, क्योंकि बाद में कई लोगों का कमेंट आया कि सर स्क्रीनशॉट भी लेना होता है। तो इसलिए मैं समझाते हुए आराम से चलूँगा कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए और आप अपना साथ ही साथ नोट्स बना लें। जो दामोदर नदी है वह छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी हिस्से से निकलती है। कहाँ से, दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी हिस्से से होता है, और जब पश्चिमी हिस्से से होता है तो यह छोटा नागपुर पठार से ही प्रवाहित होती है। और जब छोटा नागपुर पठार से प्रवाहित होती है तो छोटा नागपुर के पठार को 2 भागों में बांटने का कार्य करती है। और जब छोटा नागपुर के पठार को 2 भागों में बांटती है तो छोटा नागपुर पठार के उत्तर के भाग को, जो छोटा नागपुर का पठार है, तो वह पठार जहाँ से दामोदर नदी इसको बांट दी, तो दामोदर नदी के उत्तर के भाग को हजारीबाग का पठार तथा दामोदर नदी के दक्षिण के भाग को क्या कहते हैं, रांची के पठार के नाम से जानते हैं। जैसे देख लीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, यह वाला हिस्सा छोटा नागपुर पठार का होगा, और छोटा नागपुर पठार का यह उत्तर का हिस्सा जो होगा रांची का पठार, और दक्षिण का हिस्सा किस नाम से जाना जाएगा, दक्षिण का हिस्सा जाना जाएगा, ऊपर का हजारीबाग का पठार, और नीचे का किस नाम से, रांची के पठार के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो दामोदर नदी की मुख्य विशेषता क्या हो गई, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को 2 भाग में बांटती है, और छोटा नागपुर पठार के ही पश्चिमी हिस्से से निकलने का काम करती है। दामोदर नदी के उत्तर के भाग को हजारीबाग का पठार, और दामोदर नदी के दक्षिण के भाग को क्या कहते हैं, रांची के पठार के नाम से जानते हैं। यह जब मैं प्रायद्वीपीय भारत पढ़ा रहा था तो उस समय भी आपको बताया था। अच्छा, आगे चलते हैं। तो दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है, तो दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। हुगली क्या है, एक वितरिका है। लेकिन और यदि हम आगे चलते हैं तो दामोदर नदी को हम क्या कहते हैं, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। ठीक है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। और एक चीज़ देखेंगे, बंगाल का आतंक किसको कहते हैं, तो जलकुंभी को। जलकुंभी को क्या कहते हैं, बंगाल का आतंक। और बंगाल का शोक किसको कहते हैं, दामोदर नदी को। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश खूब होती है, और जब बारिश खूब होती है तो यहाँ से इसका जल आता है और यहीं पे ब्लॉक होता है, क्योंकि
जो हुगली नदी में जल आ रहा होता है वो तो जल होता ही है, दामोदर नदी का भी जल यहाँ पे आकर के जमा होता है, और जब जमा होता है तो यह वाला जो इस हिस्से का उत्तर के हिस्से का जल है वह जल क्या होता है, ब्लॉकेज होता है, और जब ब्लॉकेज होता है तो इस पूरे बंगाल के क्षेत्रों में फैल जाता है, इसलिए बंगाल में भयंकर बाढ़ आती है, इसलिए बंगाल का शोक कहते हैं किसको, दामोदर नदी को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह तो हो गई हमारी दामोदर नदी। अब इस दामोदर नदी की हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो एक और नदी हमारी पाई जाती है, और उस नदी की यदि हम बात करेंगे तो यह नदी का नाम क्या होगा, स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, इस नदी की यदि हम बात करेंगे तो यह नदी कौन सी होगी हमारी, यह नदी स्वर्ण रेखा नदी होगी। नदी का नाम क्या हो जाएगा, स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, इस नदी की यदि हम बात करते हैं तो यह नदी हमारी हो जाएगी स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। यह नदी कौन सी हो गई, स्वर्ण रेखा नदी हो गई। और स्वर्ण रेखा नदी की एक विशेषता मैं आपको बता दे रहा हूँ, स्वर्ण रेखा नदी पे एक जलप्रपात पाया जाता है, जिस जलप्रपात का क्या नाम है, हुंडरू जलप्रपात है, जो रांची से लगभग 53 किलोमीटर की दूरी पर, रांची से 53 किलोमीटर की दूरी पर यह जलप्रपात स्थित है, जिसका नाम क्या है, हुंडरू जलप्रपात है। अच्छा, एक चीज़ और देखेंगे, यह जो स्वर्ण रेखा नदी है, इस स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो रांची के पठार से हुआ है। ठीक है, यहीं पे रांची का पठार है, मैं लिख दे रहा हूँ हल्का सा, रांची के पठार से, कहाँ से, रांची का पठार। ठीक है, कहाँ से उद्गम हुआ है, स्वर्ण रेखा नदी का जन्म होता है रांची का पठार से। मैंने आपको पहले ही बताया है कि यह पूरा हिस्सा पठारी है, जिसको छोटा नागपुर पठार कहते हैं। दामोदर नदी बांट दी है, उत्तर के भाग को हजारीबाग और दक्षिण के भाग को रांची का पठार, और इसी रांची के पठार से नदी निकलती है। इस नदी को क्या नाम दिया गया है, स्वर्ण रेखा नदी नाम दिया गया है। और इसी स्वर्ण रेखा नदी पर, इसी स्वर्ण रेखा नदी पर एक जलप्रपात पाया जाता है, और जो यहाँ पे जलप्रपात पाया जाता है, इस जलप्रपात का नाम क्या रखा गया है, हुंडरू जलप्रपात रखा गया है। इसका नाम क्या रखा गया है, हुंडरू जलप्रपात नाम रखा गया है, जो भी कहाँ पे होगा, झारखंड में स्थित है। उसके नीचे दोस्तों हम चलते हैं तो उसके नीचे अगली जो हमारी महत्वपूर्ण नदी है, उस नदी का नाम क्या है, तो उस नदी का नाम है बैतरणी नदी। इसका नाम जो है आपको यहाँ से मिलेगा, और इस नदी का नाम क्या है, बैतरणी नदी। इसका नाम क्या मिलेगा आपको, इस नदी का नाम मिलेगा बैतरणी नदी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसका नाम होगा बैतरणी नदी, बैतरणी नदी। अच्छा, बैतरणी नदी के यदि उद्गम की हम बात करते हैं, बैतरणी नदी के उद्गम की बात करते हैं तो इस नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो इस नदी का उद्गम जो हुआ है, यहीं पे देखेंगे गरजात पहाड़ियाँ पाई जा रही हैं। जब मैं प्रायद्वीपी पठार बता रहा था तो आपको बताया था छोटा नागपुर पठार के किधर, दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित पठार है, पहाड़ी है, जिस पहाड़ी को क्या कहते हैं, गरजात की पहाड़ियाँ कहते हैं। और इसी गरजात की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी का नाम क्या है, बैतरणी नदी। और यही हमारी कथाओं में, पौराणिक कथाओं में मान्यता है कि बैतरणी नदी पार करके हमें स्वर्ग जाना होता है, तो बैतरणी नदी यही है। ठीक है, तो यह बैतरणी नदी आपकी पाई जाती है। देखिए, उत्तर से दक्षिण के हम क्रम में चल रहे हैं, एक भी नदियों को नहीं छोड़ेंगे, क्रम से, सीक्वेंस से पढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, इस नदी का क्या नाम है, बैतरणी नदी। और बैतरणी नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, गरजात पहाड़ियों से। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ उद्गम की यदि हम बात करते हैं तो उद्गम इनका हो रहा है गरजात की पहाड़ियों से। कहाँ से, गरजात के पहाड़ियों से, गरजात की पहाड़ियों से क्या हो रहा है, इस नदी का उद्गम हो रहा है। इसके नीचे हम यदि आते हैं तो अगली महत्वपूर्ण नदी हमारी जो मिलेगी, इस नदी का क्या नाम होगा, महत्वपूर्ण नदी का नाम जो होगा वह नाम होगा आपका ब्राह्मणी नदी। ठीक है, अगली जो महत्वपूर्ण नदी मिल रही है, इस महत्वपूर्ण नदी का नाम जो है वह है ब्राह्मणी नदी। इसको मैं यहाँ पे लिखने का काम कर रहा हूँ, इसका नाम है ब्राह्मणी नदी,
ब्राह्मणी नदी। और ब्राह्मणी नदी के उद्गम की यदि हम बात करते हैं तो इसका उद्गम कहाँ पे हुआ है? छोटा नागपुर पठार से हुआ है। छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी दक्षिणी हिस्से से हुआ है। ठीक है, तो इसका उद्गम यहाँ पे लिख दिया जा रहा है। यह कहाँ से हो रहा है? छोटा नागपुर का पठार। यहाँ पे छोटा नागपुर, ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? छोटा नागपुर पठार से हो रहा है। इस नदी को नाम क्या दिया गया है? ब्राह्मणी नदी नाम दिया गया है। और इसकी 2 सहायक नदियाँ पाई जाती हैं। इसकी कितनी सहायक नदियाँ पाई जाती हैं? 2 सहायक नदियाँ पाई जाती हैं। और जो 2 सहायक नदियाँ पाई जाती हैं उसका नाम क्या है? दक्षिणी कोय और शक नदी यहाँ से निकल करके आती है। यहाँ से देखेंगे तो इसको नाम दिया गया है दक्षिणी कोय और एक नदी आती है शक नदी। ठीक है, तो यदि इसकी हम सहायक नदियों की बात करते हैं तो सहायक नदियाँ यहाँ पे हम लिखते हैं सहायक नदियाँ। और जो सहायक नदियाँ हैं, इन सहायक नदियों की बात करते हैं तो एक का नाम है दक्षिणी कोय और दूसरी का नाम क्या है? शक नदी। ये जो है 2 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं किसकी? ब्राह्मणी नदी की। ठीक है, तो ये छोटी छोटी 3 नदियां आपकी हो गई। कौन सी? सबसे पहले आपकी स्वर्ण रेखा, उसके बाद बैतरणी और उसके बाद ब्राह्मणी। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैंने हुगली का भी अध्ययन किया है और हुगली की सहायक कौन सी है? दामोदर नदी है। ये तीनों नदियाँ कहाँ पर गिर रही हैं? उड़ीसा राज्य में। किस में गिर रही हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरने का काम करती हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अगली महत्वपूर्ण जो नदी हमारी आ रही है उस महत्वपूर्ण नदी का नाम क्या है? उस महत्वपूर्ण नदी का नाम है महानदी नदी नाम है। इसका नाम जो है आप देखेंगे, इसका नाम जो आएगा यह नाम क्या होगा? यह नाम है आपका महानदी। ठीक है, इस नदी का नाम क्या हो जाएगा? महानदी। इसका नाम है महानदी। और जो महानदी यह है, यह क्या पाई जाती है? यह भी उड़ीसा में ही प्रवाहित होती है। लेकिन इसके उद्गम की यदि हम बात करते हैं तो मैकाल पर्वत के अमरकंटक श्रेणी से। कहाँ से? मैकाल पर्वत के अमरकंटक श्रेणी से। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि मैकाल, यहाँ पे ऐसे करके लिख रहा हूँ, मैकाल पर्वत के अमरकंटक से। ठीक है, मैकाल पर्वत के अमरकंटक श्रेणी से या अमरकंटक चोटी से निकलने वाली नदी का नाम क्या है? महानदी। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अमरकंटक जो पर्वत श्रेणी है, मैकाल जो पर्वत चोटी है, मैकाल जो पर्वत श्रेणी है, उस पर्वत श्रेणी की अमरकंटक चोटी से 3 नदियाँ, मुख्यतः 4 नदियाँ निकलने का काम करती हैं। पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली नदी का नाम क्या है? नर्मदा। उत्तर दिशा में प्रवाहित होने वाली नदी का क्या नाम है? सोन। और दक्षिण पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने का नदी का नाम क्या है? महानदी। और दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली नदी का क्या नाम है? इंद्रावती नदी। ये 4 नदियाँ निकलती हैं और यह उसी में से एक नदी है। कहाँ से निकल रही है? मैकाल पर्वत के अमरकंटक से निकलती है और अमरकंटक से निकल करके दक्षिण पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। और दक्षिण पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है तो इस नदी को क्या कहते हैं हम? इस नदी को कहाँ नाम दिया गया है? महानदी नाम दिया गया है। और इसी महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। ठीक है, जैसे किसको? बिहार का शोक कोसी को, बंगाल का शोक दामोदर को, उसी प्रकार से उड़ीसा का शोक किसको कहा जाता था? महानदी को कहा जाता था। लेकिन इसी महानदी पे एक बांध बनाया गया जिस बांध का नाम रखा गया हीराकुंड बांध। और जैसे ही हीराकुंड बांध रखा गया तो इस नदी को उड़ीसा का शोक नहीं बल्कि वरदान कहा जाने लगा। ठीक है, समय और परिस्थितियां बदल गई। जो शोक कही जाती थी वही वरदान के रूप में जानी गई, क्योंकि उससे सिंचाई होने लगा, लोगों के खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होने लगी, लोगों के आर्थिक जीवन में सुधार आया, सामाजिक जीवन में सुधार आया, इसलिए क्या हो गया? वरदान हो गया। लेकिन वर्तमान में पर्यावरण के दृष्टि से यही
महानदी पर स्थित बांध हीराकुंड बांध क्या हो गया है, एक संकट की स्थिति आ गई है, क्योंकि इस महानदी द्वारा लाए गए कीचड़ मलबा उस बांध के किनारे जमा किया जा रहा है और संभावना व्यक्त की जा रही है कि वह हो सकता है बांध टूट जाएगा, इससे पर्यावरण को नुकसान होगा, इससे उस क्षेत्र के लोगों का नुकसान होगा। तो यह शंका का विषय है, यह उभरते पर्यावरणीय मुद्दा का विषय है, तो इन चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं। फिलहाल इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं और उन सहायक नदियों की यदि हम बात करेंगे तो महत्वपूर्ण सहायक नदियां में आएगी, एक नदी का नाम है शिवनाथ। एक नदी का नाम क्या है, शिवनाथ। दूसरी नदी का नाम क्या है, हासो। दूसरी नदी का नाम क्या है, हासो। एक नदी है शिवनाथ और दूसरी नदी का नाम क्या है, हासो। लेकिन नीचे यदि हम चलते हैं तो एक और नदी आती है, इस नदी का नाम क्या है, मंद नदी नाम है। इसके बाद दो और सहायक नदियां आती हैं, लेकिन वो दोनों सहायक नदियां किस दिशा से आकर के महानदी में मिलने का काम करती हैं, तो दक्षिण से या दाहिने तट से। ये नदियां बाएं तट की हैं, लेकिन अब दाएं तट से दो नदियां मिलती हैं और उसमें एक नदी का नाम है तेल, एक नदी का नाम क्या है, तेल, और दूसरी नदी का नाम क्या है, ओंग नदी नाम है। तेल नदी हो गई एक और दूसरी कौन सी हो गई, ओंग नदी। दोस्तों इनकी भी जरा हम नाम लिख लेते हैं। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा शिवनाथ। शिवनाथ। इसका क्या नाम है, शिवनाथ। इसका क्या नाम है, हासो। इसका क्या नाम है, हासो। और इसका क्या नाम है, मंद। इसका नाम है मंद। और यहाँ पे चलते हैं तो इसका नाम है तेल और इसका नाम है ओंग। इसका नाम क्या है, तेल नदी, और इसका क्या नाम है, ओंग नदी। ओंग नदी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण आपकी क्या हो जा रही हैं, सहायक नदियाँ हो जा रही हैं। अब दोस्तों हम यहीं पे देखेंगे, इसी नदी पर एक बांध बनाया गया है, जिस बांध को नाम दिया गया है हीराकुंड बांध। वह हीराकुंड बांध जो है इसी हिस्से में स्थित है। यहीं पे हीराकुंड बांध बना दिया गया है और हीराकुंड बांध हो गया। अब इसी की वजह से महानदी को हम क्या कहते थे, बंगाल का, अरे उड़ीसा का शोक कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। उड़ीसा का शोक कहते हैं, शोक कहते हैं, उड़ीसा का शोक कहते हैं। लेकिन पहले कहते थे, अब क्या हो गया, जैसे ही इस पे हीराकुंड बांध बना, यह उड़ीसा का शोक नहीं है बल्कि क्या हो गया, वरदान हो गया। और बांधों का क्लास तो मैं अलग से ही लूँगा, तो इसलिए उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों एक चीज़ देखेंगे, यहीं पे एक छोटी सी नदी आकर के मिलती है, और जो छोटी सी नदी आकर के इस हिस्से से मिलती है, उस नदी का नाम क्या है, इसी नदी का नाम तो है, इस नदी का नाम क्या होगा, रूसी कुलिया नदी नाम है इसका नाम क्या है, रूसी कुलिया नदी नाम है। लेकिन रूसी कुलिया नदी को लिख लेते हैं पहले। इसका नाम क्या है, रूसी कुलिया नदी नाम है इसका। और जो रूसी कुलिया नदी है तो इसकी एक विशेषता भी पाई जाती है। यहाँ पे विशेषता में लिखेंगे, ओलिव रिडले प्रजाति के कछुए, ओलिव रिडले प्रजाति के कछुए, ओलिव रिडले प्रजाति के कछुए यहाँ प्रजनन करने आते हैं। ठीक है, जो ओलिव रिडले प्रजाति के कछुए होते हैं, वे कछुए क्या करते हैं, रूसी कुलिया नदी के मुहाने पर ही प्रजनन करने के लिए आते हैं, अंडे बच्चे करने के लिए आते हैं। इसलिए रूसी कुलिया नदी का भी महत्व हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, भारत का सबसे बड़ा खारे जल की जो झील है वह कहाँ पे पाई जाती है, तो यह झील यहीं पे पाई जाती है। यह झील जो है यहीं पे पाई जाती है। इसी झील का तो नाम है, क्या नाम है, चिल्का झील। इसी झील का नाम हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, नाम क्या होगा, चिल्का झील। चिल्का
झील, और इस चिल्का झील की विशेषता क्या है? भारत की सबसे बड़ी खारे जल की झील है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि भारत की सबसे बड़ी खारे जल की झील है, खारे जल की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे जल की झील है कौन सी? चिल्का झील। और यह चिल्का झील कहाँ पे पाई जाती है? उड़ीसा में पाई जाती है। अच्छा, एक चीज़ देख लेते हैं, और जो यह चीज़ देखने वाली है यह क्या है? यह सारी नदियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं? उड़ीसा में पाई जाती हैं। सारी नदियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं? उड़ीसा में पाई जा रही हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी नदियाँ उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अगले नदी की। तो अगली नदी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और जब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो इसकी हम बात करते हैं। यह यहाँ से निकलती है, यह यहाँ से निकलती है और ऐसे प्रवाहित होते हुए कहाँ पे आ जाती है? यहाँ पे आ जाती है। और जब यहाँ पे आ जाती है तो यहीं पे अपना क्या करती है? डेल्टा बनाती है। और इस हिस्से में जो डेल्टा बनाती है, इस डेल्टा की यदि हम बात करते हैं तो इस नदी का नाम सबसे पहले लिखेंगे, और इस नदी का नाम लिखेंगे तो इस नदी का नाम क्या होगा? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी। और जो गोदावरी नदी है, इस नदी की विशेषता तो आपको पता ही होगी। इसकी विशेषता यदि लंबाई के दृष्टि से देखें तो दक्षिणी भारत की गंगा कहते हैं, लेकिन जल की दृष्टि से देखें तो इसे दक्षिणी भारत की बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। यदि लंबाई की दृष्टि से यदि पूछा दिया जाए कि दक्षिणी भारत की गंगा कौन सी है? गोदावरी नदी। जल की दृष्टि से पूछ दिया जाए कि दक्षिणी भारत की गंगा कौन सी है? कावेरी नदी। ठीक है, तो यह चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अब हम बात करते हैं इस नदी की उत्पत्ति की। तो इस नदी की उत्पत्ति की यदि हम बात करते हैं तो इस नदी की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, मैं इस हिस्से में लिखने का काम कर रहा हूँ। इस नदी की उत्पत्ति जो हो रही है वह यहाँ पे, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कहाँ पे हो रही है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कौन सा? नासिक जिला। महाराष्ट्र के नासिक से, महाराष्ट्र के नासिक जनपद से। कहाँ पे? त्रयंबकेश्वर पहाड़ी से। त्रयंबकेश्वर पहाड़ी से। ठीक है, कहाँ पे? यह नदी निकलती है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में नासिक जिला, और नासिक जिला के किस स्थान से? त्रयंबकेश्वर पहाड़ी से निकलने का काम करती है। और जब त्रयंबकेश्वर पहाड़ी से निकलने का काम करती है तो यह नदी महाराष्ट्र से पहुँचती है। कहाँ पे? महाराष्ट्र से पहुँचती है। इस हिस्से में पड़ता है हमारा कर्नाटक, यहाँ पे पड़ता है तेलंगाना, यहाँ पे पड़ता है आंध्र प्रदेश, और इन्हीं हिस्सों से प्रवाहित होकर के कहाँ पे आकर के यह आंध्र प्रदेश के तट पे बंगाल की खाड़ी में गिरने का काम करती है। और जहाँ पे गिरती है वहाँ पे डेल्टा का भी निर्माण करती है। दोस्तों यह दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर बताया जाता है। और इसी लंबाई के दृष्टि से इस नदी को दक्षिणी भारत की गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके आगे चलते हैं। तो इस नदी का तो नाम हो गया सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी, लेकिन इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। और इन सहायक नदियों की यदि हम बात करते हैं तो इधर से एक नदी आती है इस हिस्से से, और इस नदी की यदि हम चर्चा करते हैं तो इस नदी को नाम दिया गया है क्या? इस नदी को नाम जो दिया गया है, इस नदी को नाम दिया गया है कौन सा? पेन गंगा। ठीक है, इस नदी को नाम पेन गंगा दिया गया है। और इसी पेन गंगा में एक दूसरी नदी आकर के मिलती है, जिसका क्या नाम है? इसका नाम जो है वर्धा है। और जब वर्धा मिल गई तो पुनः इसमें एक और नदी आकर के मिल जाती है, और वह यदि जो नदी मिलती है उस नदी का नाम क्या है? वेन गंगा नाम है। ठीक है, इस नदी का नाम है वेन गंगा। और ये तीनों संयुक्त रूप से जिस नाम से जानी जाती है उसका नाम क्या है? प्राणहिता नदी नाम है। ज़्यादा इनके नामों को हम लिखते हैं तो इसका नाम क्या है? पेन गंगा। इसका नाम है पेन गंगा। इसका नाम है वर्धा, वर्धा। और इसका नाम क्या है? वेन गंगा।
इसका नाम क्या है, वेन गंगा। अब एक चीज़ देखेंगे, तीनों नदियाँ आकर के मिल रही हैं किसमें, पेन गंगा में। पहला देखिए, अब पूछा जाएगा गोदावरी की बाएं तट की सहायक नदियाँ कौन सी है, तो पेन गंगा है, वर्धा है और वेन गंगा है। लेकिन जहाँ पे वेन गंगा मिलती है किसमें, पेन गंगा में, तो यहीं से इसका नाम बदल जाता है और नाम बदल करके रख दिया जाता है प्राणहिता नदी। ठीक है, तो इसका नाम क्या पड़ गया, प्राणहिता नदी। मैं दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ, स्पष्ट रहे। इसका नाम हो जाता है यहाँ पे देखेंगे, इसका नाम बनता है प्राणहिता। ठीक है, क्या नाम पड़ गया, प्राणहिता नदी इसका नाम पड़ जाता है। ठीक है, तो किन दो नदियों के मिलने से नदी का नाम बदल के प्राणहिता हो जाता है, तो पेन गंगा में वेन गंगा के मिलने से नाम बदल करके क्या हो जाता है, प्राणहिता हो जाता है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो महत्वपूर्ण हमारी सहायक नदी है, और इस महत्वपूर्ण सहायक नदी की बात करेंगे तो यह भी कहाँ से निकलती है, मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक से ही निकलने का काम करती है, और यह ऐसे प्रवाहित होकर के आकर के इसमें मिलने का काम करती है। और इस नदी का नाम क्या है, इसी नदी का तो नाम है इंद्रावती नदी, इसी का नाम है इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी नाम है, इंद्रावती नदी। और यह नदी वर्तमान में काफ़ी प्रदूषित नदी के नाम से जानी जा रही है। ठीक है, यह नदी वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है, यह बहुत ज़्यादा प्रदूषित नदी के नाम से जानी जा रही है। इसका भी उद्गम कहाँ से हो रहा है, छत्तीसगढ़ के मैकाल पर्वत के अमरकंटक श्रेणी से निकलने का काम करती है। और इसके बाद अगली नदी की यदि हम बात करते हैं तो एक नदी और आती है इसमें, और आकर के इसमें मिलने का काम करती है, और इस नदी का नाम क्या है, इसी नदी का तो नाम है सबरी नदी। इसी नदी का नाम क्या है, सबरी नदी नाम है। अब इसके बाद यदि पूछेंगे कि गोदावरी की दाहिने तट से मिलने वाली सहायक नदी का नाम क्या है, तो दाहिने तट से मिलने वाली सहायक नदी जो है, महत्वपूर्ण सहायक नदी तो एक ही है, उस नदी का नाम क्या है, इसी का नाम जो है आप देख लीजिए, यहाँ पे मिलने का काम करती है। ठीक है, तो यह नदी है मंजीरा नदी, इसका नाम क्या दिया जाता है, मंजीरा नदी। मंजीरा नदी। ठीक है, इसका नाम क्या है, मंजीरा नदी के नाम से यह जानी जाती है। इधर एक आधा और सहायक नदियाँ हैं। अब इसकी यदि बात करते हैं तो यह दक्षिणी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। पहली विशेषता क्या हो जाएगी, यह दक्षिणी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है, सहायक नदी है। ठीक है, सबसे लंबी सहायक नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। और यह एक और विशेषता है, लंबाई की दृष्टि से इसे दक्षिणी भारत की गंगा कहते हैं। ठीक है, लंबाई की दृष्टि से इसे क्या कहते हैं, दक्षिणी भारत की गंगा, लेकिन जल की दृष्टि से इसे दक्षिणी भारत की बूढ़ी गंगा कहते हैं। तो तीसरा पॉइंट हो जाएगा, जल की दृष्टि से इसे दक्षिणी भारत की बूढ़ी गंगा कहते हैं, ठीक है, ठीक है, यह चीज़ हो गया आपके जल के दृष्टि से। यह क्या है, दक्षिणी भारत की बूढ़ी गंगा के नाम से जानी जाती है, क्योंकि यह जो पर्वतीय प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं, ये मौसमी होती हैं। सिर्फ वर्षा के समय ही इनमें जल पाया जाता है, बाकी समय यह सूखी रहती हैं। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो अगली हमारी महत्वपूर्ण नदी आएगी, और उस महत्वपूर्ण नदी की बात करते हैं तो वह कौन सी नदी होगी, इस नदी का नाम होगा कृष्णा नदी। यह भी महाराष्ट्र से ही निकलती है, और ऐसे प्रवाहित होकर के आकर के यह भी कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में ही अपना क्या करती है, डेल्टा बनाने का काम करती है। तो इसका नाम रखा गया है कृष्णा नदी। इस नदी का नाम क्या है, इसी को तो नाम दिया गया है कृष्णा
नदी, इसका नाम क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी हो जाएगा। और कृष्णा नदी की आगे की हम विशेषताओं की बात करते हैं। ठीक है, आगे की विशेषताओं की बात करते हैं तो इसे दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी के नाम से जाना जाता है। यह दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। ठीक है, यह दक्षिणी भारत की क्या है? दूसरी सबसे लंबी है। इससे लंबी और कोई नदी नहीं पाई जाती है। मतलब क्या है? गोदावरी की लंबाई कितनी है? 1464 किलोमीटर, लेकिन इसकी लंबाई कितनी है? 1401 या 2 किलोमीटर पाई जाती है। लगभग 63-64 किलोमीटर का अंतर पाया जाता है। इसलिए दक्षिणी भारत की दूसरी लंबी नदी है और गोदावरी दक्षिणी भारत की पहली लंबी नदी के नाम से जानी जाती है। यह भी क्या करती है? डेल्टा का ही निर्माण करती है। मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली समस्त नदियाँ क्या करती हैं? डेल्टा बनाने का कार्य करती हैं। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं और उन सहायक नदियों की बात करेंगे तो बाएं तट से 2 महत्वपूर्ण इसकी सहायक नदियाँ हैं। एक नदी का नाम क्या है? भीमा नदी है और दूसरी नदी का नाम क्या है? मूसी नदी है। ठीक है, तो इसका नाम हो गया भीमा और एक का नाम हो गया मूसी नदी। इसको हम क्या कहते हैं? भीमा नदी कहते हैं, भीमा, और इसको नाम दिया गया है मूसी नदी। और मूसी नदी तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हैदराबाद किस नदी के तट पे बसा हुआ है? मूसी नदी के तट पे। और मेरा एक क्लास इस पे भी चलेगा कि भारत के महत्वपूर्ण शहर नदियों के किनारे स्थित, चाहे नदियों के किनारे स्थित भारत के महत्वपूर्ण शहर, इसका भी एक मैं अलग से क्लास लूँगा। और हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? मूसी नदी के तट पर स्थित है और इस नदी पर कई सारे बांध भी बनाए गए। ठीक है, तो कृष्णा की बाएं तट से या उत्तर से मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो भीमा है और मूसी है। अब चलेंगे हम बाएं तट की सहायक नदियों की बात करते हैं। दाएं तट की, तो यहाँ पे एक नदी आती है जिसका नाम क्या होगा? घाट प्रभा नाम होगा, माल प्रभा नाम होगा। ठीक है, एक नदी आती है ऐसे, इसका नाम है घाट प्रभा। दूसरी नदी आती है ऐसे, जिसका नाम है माल प्रभा। और एक नदी तो ऐसे जाती है जिसका नाम क्या है? हंगरी नदी नाम है। ठीक है, तो अगली नदी का क्या नाम हो जाएगा? तुंगभद्रा। और इसी की एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है? हंगरी नदी नाम है। ठीक है, तो इन नदियों की भी यदि हम चर्चा कर लेते हैं तो इन नदियों में देखते हैं कौन कौन से नाम हैं। पहले का नाम कौन सा होगा? घाट प्रभा। इसका नाम क्या है? घाट प्रभा। दूसरे का नाम है माल प्रभा। तीसरे का नाम है कौन सा? तुंगभद्रा। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है हंगरी। इसका नाम क्या है? हंगरी किसकी सहायक है? तुंगभद्रा की सहायक है। और हंगरी तो एक देश भी है ना, हंगरी एक देश भी है। कहाँ पे? यूरोप महाद्वीप का। उसकी राजधानी जरा आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट में कि इस हंगरी की राजधानी कहाँ पे है। ठीक है, तो देखते हैं जो हमारी कृष्णा नदी है, इस कृष्णा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो कृष्णा की बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी प्रथम भीमा और दूसरी कौन सी? मूसी। जबकि दाहिने तट की सहायक नदी की बात करते हैं तो पहला घाट प्रभा, दूसरा माल प्रभा और तीसरा कौन सी है? तुंगभद्रा। लेकिन एक चीज तो छूट गया, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ पे हो रहा है? तो इसके उद्गम की भी हम बात कर लेते हैं। और यदि इसके हम उद्गम की बात करते हैं तो यह उद्गम देख लेते हैं हम। इस उद्गम की को भी हम देख लेते हैं। थोड़ा सा ऐसे एरो बना करके हम लिखने का काम करेंगे। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ पे हो रहा है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे हो रहा है? महाराष्ट्र में इसका उद्गम हो रहा है। महाराष्ट्र के किस जिले में हो रहा है? सतारा जिले में। ठीक है, और महाराष्ट्र के सतारा जिले में जब उद्गम हो रहा है तो कौन सी श्रेणी है? तो महाबलेश्वर श्रेणी से। कहाँ से हो रहा है? महाबलेश्वर श्रेणी से। ठीक है,
महाबलेश्वर श्रेणी से क्या हो रही है, यह नदी निकलने का काम कर रही है। ठीक है, तो कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के सतारा जिले के महाबलेश्वर श्रेणी से निकलने का काम करती है और यहाँ से जब निकलती है तो यह महाराष्ट्र पहुँचती है कर्नाटक, कर्नाटक से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होकर के किसमें, बंगाल की खाड़ी में अपना संगम बना देती है। इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 1400 किलोमीटर है और यह दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी के नाम से जानी जाती है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं तो एक और नदी है जो नंदीदुर्ग, कर्नाटक के नंदीदुर्ग से, कोलार जिले के नंदीदुर्ग श्रेणी से निकलती है और नंदीदुर्ग श्रेणी से निकल करके वो भी बंगाल की खाड़ी में किसके, कृष्णा के दक्षिण में क्या करती है, अपना संगम बनाने का काम करती है। उस नदी का नाम क्या है, तो उस नदी का नाम है पेन्नार नदी। ठीक है, तो अगली नदी की हम बात करते हैं और वह नदी कौन सी है, यहाँ से निकलती है ऐसे और यह ऐसे निकल करके यहाँ पे आकर के अपना संगम बनाने का काम करती है और जब यहाँ पे अपना संगम बनाती है तो इसी नदी को नाम रखा गया है पेन्नार नदी। इस नदी को नाम क्या दिया गया है, पेन्नार नदी। पेन्नार नदी नाम दिया गया है और जो पेन्नार नदी नाम दिया गया है तो यह भी कहाँ पे, यह भी जो है आंध्र प्रदेश में ही अपना संगम बनाने का काम करती है। जरा इसकी सहायक नदियों की भी यदि हम बात कर लें तो सहायक, अच्छा इसके उद्गम की पहले बात कर लेते हैं। तो उसका उद्गम कहाँ पे हुआ है, नंदीदुर्ग यहाँ पे स्थान है। क्या स्थान का नाम है, नंदीदुर्ग। नंदीदुर्ग है और इसी नंदीदुर्ग से यह नदी निकलने का काम करती है और जब इस नंदीदुर्ग से यह नदी निकलती है तो कहाँ पे, कर्नाटक से निकल रही है, आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरने का काम कर रही है। इसकी सहायक नदियों की यदि हम बात करते हैं तो इसकी सहायक नदियों में एक का नाम है कुंदर और एक का नाम क्या है, चारावती नाम है। ठीक है, तो एक का नाम क्या है, कुंदर नदी नाम है और दूसरे का क्या नाम है, चारावती नाम है। ठीक है, तो इनको भी हम लिख लेते हैं। इसका नाम क्या है, चारावती और इसका क्या नाम है, कुंदर नाम है। और एक और इसकी सहायक नदी है, वह कहाँ से, इस हिस्से से आकर के मिलने का काम करती है और जब इस हिस्से से आकर के मिलती है तो इसी का नाम तो है पापागनी नदी। इसका नाम क्या है, पापागनी नदी नाम है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, पापा। तो जो पेन्नार नदी है, पेन्नार नदी की बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियाँ कुंदर और चारावती, जबकि दाहिने तट से मिलने वाली नदी का नाम क्या है, पापागनी। इस नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, कर्नाटक के नंदीदुर्ग श्रेणियों से हुआ है। इसके बाद दोस्तों महत्वपूर्ण नदी हमारी आती है जिसको दक्षिणी भारत की गंगा के नाम से जानते हैं और उस नदी के नाम की बात करते हैं तो उसका नाम क्या है, कावेरी के नाम से जाना जाता है। और कावेरी नदी का उद्गम यदि देखेंगे तो यह भी कर्नाटक के ब्रह्मगिरि श्रेणी के ताल कावेरी नामक स्थान से हुआ है। देखते हैं, यह नदी यहाँ से निकलती है ऐसे प्रवाहित होकर के और ऐसे प्रवाहित होने के बाद पहुंचती है कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में। और जब बंगाल की खाड़ी में पहुंचती है तो यह भी अपना डेल्टा का निर्माण करती है और जो डेल्टा का निर्माण कर रही है तो इसको किस नाम से यहाँ पे जानते हैं, यही नदी तो है हमारी कावेरी के नाम से जानी जाती है। इसी नदी का नाम क्या है, कावेरी के नाम से यह जानी जाती है। अच्छा, यह कावेरी नदी अपना संगम कहाँ पे बनाती है, तमिलनाडु के बॉर्डर पे, कहाँ पे, अपने बंगाल की खाड़ी में बनाने का काम करती है। यदि इसके उद्गम की हम बात करते हैं तो इसका उद्गम देखेंगे, उद्गम कहाँ पे हुआ है, कर्नाटक में हुआ है। इसका उद्गम कर्नाटक में हुआ है, कर्नाटक में हुआ है। ठीक है, इसके उद्गम की हम बात कर रहे हैं तो यह कर्नाटक में हुआ है और कर्नाटक का जिला कौन सा है, कुर्ग जिला। कौन सा है, कुर्ग जिला है और कुर्ग जिले से यह नदी निकली हुई है। और कुर्ग जिले में क्या है, ताल कावेरी नामक स्थान है। किस स्थान से, स्थान का नाम क्या है, ताल कावेरी नामक स्थान से यह नदी निकलती है और ताल कावेरी नामक स्थान से निकलने के बाद यह कर्नाटक से होते हुए कहाँ पे पहुँचती है, तमिलनाडु पहुँचती है और तमिलनाडु थोड़ा सा आंध्र प्रदेश भी पहुँचती है, उसके बाद तमिलनाडु पहुँचती है और तमिलनाडु में अपना संगम बनाने का काम करती हैं। इसकी सहायक नदियों की यदि हम बात करते हैं तो एक हेमवती है और दूसरा सिमसा नदी नाम है। एक यहाँ से आती है जिसका नाम क्या है, हेमवती, और दूसरा यहाँ से आती है जिसका नाम क्या है, सिमसा नाम है। इसके अलावा भी कुछ नदियाँ हैं, जैसे इसका पहले मैं नाम लिख रहा हूँ। इसका नाम क्या है, हेमवती, और इसका क्या नाम है,
इसका नाम जो है वह है सिमसा। इसका नाम क्या है? सिमसा नाम है। तो सिमसा और हेमवती कावेरी नदी में बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां हैं, लेकिन दाहिने तट से मिलने वाली सहायक नदियों की यदि हम बात करते हैं तो एक का नाम है कवानी नदी और एक का नाम है अमरावती नदी। ठीक है, तो एक नदी ऐसे जाती है, इसका नाम है कवानी, और एक नदी ऐसे जाती है जिसका नाम क्या है? अमरावती। सॉरी, इसको मुझे कलर चेंज करना चाहिए था और मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पे देखता हूँ इसका नाम क्या है? कवानी नदी नाम है, कवानी नदी नाम है। और यहाँ से जो जा रही है इसका नाम क्या है? इसका जो नाम है वह नाम पाया जाता है, देखते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है? कवानी नदी, कवानी। और इसका नाम क्या है? इसी का तो नाम है अमरावती। इसका नाम क्या है? अमरावती। ठीक है, अमरावती नदी। तो ये आपकी नदी कौन सी हो गई? यह नदी हो गई कावेरी। और यहाँ पे देखते हैं यह कहाँ पे? यहाँ पे इनकी विशेषताओं की थोड़ा सा हम चर्चा कर ले रहे हैं, और जब विशेषताओं की चर्चा करेंगे तो उन विशेषताओं में यह क्या होगी? इसकी विशेषता होगी यह सदा निरा। पहले इसकी विशेषता लिखते हैं, दक्षिणी भारत की एकमात्र सदा नीरा नदी है, सदा नीरा नदी है। दक्षिण भारत की एकमात्र सदा नीरा नदी है। मतलब क्या? सदा नीरा नदी का मतलब 12 महीने जल प्रवाहित होता है। और दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी? इसीलिए इसे दक्षिणी भारत की गंगा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दक्षिणी भारत की गंगा कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसे दक्षिणी भारत की गंगा के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसको यह सदा नीरा नदी के नाम से क्यों जानी जाती है? क्योंकि भारत में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे लौटते हुए मानसून द्वारा वर्षा होती है, और जब लौटते हुए मानसून द्वारा वर्षा होती है इसलिए इसको जल की प्राप्ति हो जाती है। किससे? इस शाखा द्वारा, और इस शाखा द्वारा इसीलिए इसमें 12 महीना जल प्रवाहित होता है, इसलिए इसे दक्षिणी भारत की गंगा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, बस 2 नदियों और रह गई हैं, और 2 नदियों में एक नदी जो आती है इसको हम क्या कहते हैं? वैगई नदी। ठीक है, एक नदी जो है ऐसे निकलती है और यहाँ पे आकर के गिरती है, इसको वैगई कहते हैं। और दूसरी जो नदी है इसको हम किस नाम से जानते हैं? ताम्रपाणी नदी के नाम से जानते हैं। बस ये समाप्त होने वाला है। इसका नाम क्या है? वैगई नदी है, वैगई नदी है। और इसका नाम क्या है? ताम्रपाणी नदी नाम है, ताम्रपाणी नदी नाम है। ठीक है, यह भारत की दक्षिणतम नदी है। इसमें लिखते हैं कि यह क्या है? भारत की दक्षिणतम नदी है, भारत की दक्षिणतम नदी, भारत की दक्षिणतम नदी है। इसको यदि देखें तो इसका नाम ताम्रपाणी है। और ज़रा इसको देखते हैं, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति वर्षा नद की पहाड़ी से हुई है। कहाँ से? वर्षा नद की पहाड़ी से हुई है, वर्षा नद की पहाड़ी से। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? वर्षा नद की पहाड़ी से हुई है। इसको हम वैगई नदी के नाम से जानते हैं। यह भारत की दक्षिणतम नदी है। दोस्तों, तो यह हमारा भारत का नदी तंत्र जो है लगभग समाप्त होता है। अब एक चीज़ हम भारत का नदी तंत्र समाप्त नहीं होता है, एक और रह जा रहा है, जो बंगाल की अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं उनकी क्लास हम कल लेंगे। लेकिन एक शॉर्ट रिविजन लेते हैं। सब इनका उत्तर से दक्षिण क्रम याद करना हो तो कैसे याद करेंगे? सबसे पहले स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, ऋषिकुलिया नदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई और ताम्रपाणी। सबसे उत्तर में कौन सी है? स्वर्णरेखा। सबसे दक्षिण में कौन सी है? ताम्रपाणी नदी। सबसे लंबी कौन सी है? गोदावरी। दूसरी लंबी कौन सी है? कावेरी। दूसरी लंबी कौन सी है? कृष्णा। और तीसरी लंबी कौन सी है? कावेरी नदी है। ठीक है दोस्तों, तो यह बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियां रहीं। अब कल की जो हमारी क्लास होगी वो थोड़ी सी छोटी होगी, लेकिन वो कौन सी होगी? अरब सागर में गिरने वाली नदियां होंगी। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।